हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ सुबह सुबह के टाइम में जुड़ गया हूं और बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी प्रैक्टिस 8 पार्ट 6 को लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 बहुत अच्छे से देखा होगा और उसका प्रॉपर नोट्स बनाया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया होगा। फिर से मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा मेरे भाई कि आज मैं आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस 8 पार्ट 6 जो मैं लेकर के आप सभी के सामने आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। ये जितने भी अब तक मैंने सेट कराया है या आगे अभी जब तक हम मान करके चलो आपकी 10 प्रैक्टिस सेट, हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें एक भी मैंने अपने से नहीं जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर भी उठाया है, जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसी को हमने लगाया है। 10 सेट के बाद कुछ हम अपने सेट जो हमने बनाया हुआ है उसको भी आपके सामने रखेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। हर एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। और जहां से भी देख पा रहे हैं आप पेन और कॉपी लेकर के हो जाएं तैयार, क्योंकि आज एक बार फिर से हम पार्ट 6 के साथ आप सभी के सामने जुड़ गए, आप सभी के साथ जुड़ गए हैं। और जहां से भी आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे भाई, आप वहीं से यस और नो जरूर मन में ही बोलते रहना। समझ आया हाँ या ना, तो आप जरूर हाँ या ना में अपना जवाब दिया करें। अगर नहीं तो फिर तुरंत से जाकर के वीडियो पीछे करके देख ले, एक बार दो बार देखोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो करते हैं शुरुआत। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन डीआई से था, डीआई से क्वेश्चन था, ये आपके ग्राफ था। अब इस ग्राफ को देख करके आपको चीज़ों को समझ करके इससे पूरा डाटा कलेक्ट करना था और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। क्वेश्चन ये था, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब ये जो ग्राफ दे रखा था, सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। यहाँ पे जो डाटा दे रखा था गर्ल्स और बॉयज, यहाँ पे टोटल 5 स्कूल है ना, 5 स्कूल ABCD। एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको, हाँ देखिएगा जरा, ABCD एंड E के रूप में 5 स्कूल है। ये जो ब्लू लाइन है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा और ये बॉयज जो है ये येलो वाला है, ठीक है। ये जो डाटा दे रखा था स्टूडेंट इन 1000, हजार की संख्या में है। बताना ये था इसमें किस स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। लड़कों की जो संख्या है बॉयज जो है वो गर्ल्स से 40% अधिक है। मतलब अगर ये 100 होंगी तो ये कितना होंगे, 140%। बात समझ आ रही है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से अगर परसेंटेज निकालने की प्रयास करोगे ना, यहाँ से अगर परसेंटेज निकालने की प्रयास करोगे तो आपको वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, बस यहाँ पे ये देखो कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। लड़कों की संख्या जो है ये लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्कूल ए में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक तो दिख रहा है ना, क्योंकि लड़कियां कितना 2.5 और लड़के कितना 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक तो दिख रहा है, पहले इसको लॉक कर दो, ठीक है ना। अब इसमें कंफर्म होगा, ये होगा या नहीं होगा वो आगे चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या और स्कूल बी में लड़कों की संख्या लड़कियों से कम दिख रहा है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे भी कम दिख रहा है, ये भी होने से रहा। अच्छा, यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज़्यादा तो है, लेकिन लड़कियों की संख्या 4.1 है और लड़कों की संख्या जो है 4.5 है। तो आप यहाँ पे 40% ज़्यादा है, तो ये 40% के तो नियर अबाउट नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना है, 4 है और ये तुम्हारा कितना है, 3.1 है। अगर मैं 3.1 का 40% निकाल लूँ तो फिर भी यहाँ पे ये 4 नहीं, मतलब 4 नहीं बन पाएगा। समझ आ रही है बात है। 40% इससे अधिक है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इसको डायरेक्ट वे में लेके चले तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मतलब स्कूल ए सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो मैंने कैसे किया? मैंने बस ये देखा, देखो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं था। इन तीनों में इसलिए डाउट नहीं था क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा बोला है और ये दोनों में तो यहाँ पे कम ही है, तो ज़्यादा कैसे हो सकता? और जब ज़्यादा नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद डी की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, डी की बात करूँ तो ये भी क्लियर दिख रहा था, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितना था, 4.1 था और लड़कों की संख्या कितना था, 4.5 था। तो 0.4 ही तो ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, 40% ज़्यादा है।
तो ये 3 तो ऐसे ही नहीं हो सकते थे, या तो ये पहला हो सकता था या फिर दूसरा हो सकता, मतलब लास्ट वाला हो सकता था। तो मैंने यहाँ पे इसको देखा तो ये भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3.1 का 40% निकाल लूँ मेरे भाई, तो 40% तुम ऐसे तो निकालोगे, बोलो हाँ है ना। अब पॉइंट हटाओगे नीचे 0, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, सॉरी 4 एकम 4, कैरी 4 3 12, ये तुम्हारा 124 आ जाएगा। अब नीचे में कितना 2 0 है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा दोगे, मतलब 1.24 हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें 1.24 जोड़ दूंगा तो क्या कभी ये बनेगा, कभी ये 4 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये देख करके ही लग रहा था कि ये नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मतलब ए ही स्कूल ऐसा होगा जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है बात? चलिएगा जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके डीआई से है, ये क्वेश्चन डीआई से है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं अगले स्लाइड पे लेके चलना चाहूँगा। 1 मिनट रुक जाओ जी। चलो भैया आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, इसको ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी उसी ग्राफ पे है। यहाँ पे बताना ये था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था और इसमें आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में सही होगा, इस ग्राफ को देख करके पढ़ करके। पहला हम देख लेते हैं। पहला यह है कि 5 में से 4 स्कूलों में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। 5 में से 4 स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। लड़कों की संख्या मतलब येलो लाइन, लड़कियों की संख्या मतलब ब्लू लाइन। अब ये बताओ कि लड़कों की संख्या आपको अगर मैं देखूं तो यहाँ ज़्यादा है एक जगह। अच्छा, लड़कों की संख्या यहाँ पे कम है, ठीक है, लड़कों की संख्या यहाँ भी कम है। अब एक बात बताओ, 5 टोटल स्कूल ही था, अब उसमें बोला है कि 5 में से 4 स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। भाई अगर 4 में अधिक है तो यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि 2 में ऐसा ही दिख रहा है कि लड़कों की संख्या कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर कौन सा होगा, चेक कर लेते हैं। अगला बोला ये गया, अगला स्टेटमेंट में सभी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 अधिक है। सभी स्कूलों में अगर देखा जाए, तुलना करा जाए तो लड़कों की संख्या स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 अधिक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ये कह दूं यहाँ से गर्ल्स निकाल लेते हैं और यहाँ से बॉयज़ निकाल लेते हैं। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो हमें बाकी ऑप्शन को चेक करने में थोड़ा आसानी होगा। तो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। गर्ल्स निकाल लो, गर्ल्स यहाँ से निकाल लो। 1 मिनट रुक जाओ, गर्ल्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं। गर्ल्स को हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ, पेन मैं चेंज कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइएगा। अब आप मुझे बताओ, गर्ल्स हम निकालते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गर्ल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो, अब गर्ल्स कितने होंगी, गर्ल्स और बॉयज़। गर्ल्स यहाँ पे कितना है 2.5, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। और यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 3.5। भाई जहाँ से देख पा रहे हो आप लोग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। अगर अच्छा लगे तो 4.1 और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 3.1। मेरे भाई अगर इसको ऐड कर दिया जाए, अगर ये 1000 में है तो ये 3.1 का मतलब समझ रहे हो आप, 3.1 का मतलब 3100 है। यहाँ पे 4.1 का मतलब कितना, 4100 है, अगर ये 1000 में है तो। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको जोड़ेंगे तो 2.5 और 3.5 कितना मिल जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, ठीक है, 17,000। और ये 1 और 1 मिलके कितना बन जाएगा 200, 17,200। बॉयज़ निकाल लो, बॉयज़ कितना होगा 3.5, 3.1। अब यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, और यहाँ से कितना आएगा 4.5, और यहाँ से कितना आएगा 4। अगर भाई बॉयज़ जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 4 3 7, और 7 आधा और आधा मिलकर के कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18,100। 1000 में है इसलिए ये 18,100 होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, कि लड़कियों की, यहाँ पे बोला था बी में कि सभी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 अधिक है।
ठीक है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या जो है 900 अधिक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या गर्ल्स आपको यहाँ पे बॉयज से अधिक दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन सी अगर देखा जाए, सभी स्कूलों में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या 900 अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 900 अधिक है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या सभी स्कूल में 900 अधिक? तो इसमें अगर हम देखें तो 900 ये अधिक दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। आपको आगे बढ़ने की, डी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है बात? पक्का? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला मैं क्वेश्चन लगाता हूं जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन भी डीआई से ही है। अगला क्वेश्चन भी डीआई से ही है, जल्दी से आप ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2013 से 15 की अवधि के दौरान कुल निर्यात और आयात के बीच क्या अंतर है? 2013 से 2015, 2013 और 2015, ध्यान से देखना मेरे भाई। 2013 में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, 2013 2014 भी बीच में आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की डाटा निकाल लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस चाहिए था मुझे। अब 2014 में अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट मतलब ब्लू वाला ग्राफ है। एक्सपोर्ट मतलब कितना? 60 2013 में। भाई ये ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये करोड़ में दे रखी है, ठीक है। तो आंसर भी करोड़ में ही आएगा। 2014 में एक्सपोर्ट कितना था? 2014 में एक्सपोर्ट 110 था, 110 था। 2015 में कितना था? 2015 में 120 था, ठीक है। अब इंपोर्ट निकाल लो। इंपोर्ट कितना हो जाएगा? 45 और इसके बाद फिर यहाँ पे 2014 में कितना आ गया? 2014 में इंपोर्ट जो है 100 है, और 2015 में कितना है? 2015 में आपका 130 है, 130 है। अब इसको जोड़िए जरा, कितना आ रहा है? 120 और ये हो जाएगा 110, 230 और 230 और 60, 290, 290। और ये कितना आ जाएगा आपका? 100, 230, 230 और 45, 275। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, डिफरेंस जो होगा 15 करोड़ का होगा। बात समझ आ रही है? दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 15 करोड़ का। 15 करोड़ ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन करिएगा। ये भी क्वेश्चन डीआई से ही है आपके। ये भी क्वेश्चन, ये आज के डीआई का लास्ट क्वेश्चन है ना। 4 टोटल था ये आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2021 से फर्स्ट वाले पेपर से, और चारों ही उसी पेपर से मैंने उठाया हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट इसको करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट? इसमें आपको बताना था कि एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट में जो हाईएस्ट रेशियो होगा वो आपको बताना था, ऐसा कौन से साल में होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की रेशियो आपसे पूछा जाए, तो आप मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट यहाँ पे कितना है। अगर 2013 में देखा जाए तो 45 से 60, मतलब यहाँ बढ़ा कितना? 15। यहाँ पे कितना बढ़ गया? यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 बढ़ा है, और यहाँ पे कितना बढ़ा है? तो यहाँ पे घटा ही है, ठीक है ना, घटा है, 10 घट गया। अगर यहाँ 2016 में देखा जाए तो यहाँ पे 20 बढ़ा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2017 में यहाँ पे भी 10 बढ़ा है, मतलब इंपोर्ट से एक्सपोर्ट जो है ना 10 बढ़ा है। और 2018 में कितना है? ये डाउन ही हुआ है। कितना डाउन हुआ है? 40 डाउन हुआ है। तो आपको हाईएस्ट रेशियो बताना था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयात के मुकाबले निर्यात का अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया? आयात के मुकाबले निर्यात का जो आपका अनुपात है सबसे अधिक दर्ज किया गया। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2013 ही एक ऐसा दिख रहा है जो आपको यहाँ पे आयात, मतलब ये आपके
ये आप कह सकते हो कि इंपोर्ट के तुलना में अगर देखा जाए तो ये बढ़ा कितना है 15, और 15 जो बढ़ा है ना ये 45 के रिस्पेक्ट में बढ़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर 15 बढ़ा है 45 के रिस्पेक्ट में तो कहीं ना कहीं ये 1/3 बढ़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? बाकी आपको कहीं पे भी आप नहीं देख पा रहे हो कि इसमें हाईएस्ट बढ़ा होगा, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा आपको 2013 में ही दिख रहा है, और इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर था वो 2013 लगा लेना था, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं था। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे जल्दी से फटाफट। एक क्वेश्चन आपके बॉटनी स्ट्रीम से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से फटाफट आप जहां से भी देख पा रहे हैं जरूर से आप इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन में बोला ये गया, अ स्टीमर गोज टू डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट इन 6 आवर। It covers the same distance upstream in 8 hours. If the speed of the stream is 3 km/h, then the speed of the steamer in still water. मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो कि 2 पोर्ट हैं A और B, A और B, ठीक है ना? अगर ये स्टीमर डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या समझ रहे हो आप? धारा के साथ साथ डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना? DS डाउन स्ट्रीम अगर जाता है तो इस दूरी को 6 घंटे में तय कर लेता है। लो भैया, और अगर ये अपस्ट्रीम जाता है तो इसी दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लग रहा है। तो आप मुझे ये बता दो कि टाइम का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। तो टाइम का रेशियो आपका 3:4 बन गया। स्पीड का रेशियो बता दो कितना होगा? 4:3। जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। एक बार अगर ये स्टीमर इधर से गई होगी धारा के साथ साथ में तो उधर से आई होगी धारा के विपरीत। क्लियर है बात? अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गया और अपस्ट्रीम पता चल गया तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और अपने पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन था। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट। मेरे भाई आप कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए इन दोनों का डिफरेंस, डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम के बीच का डिफरेंस ले लीजिए कितना? 1, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? यही करते हैं। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसके लिए दोनों को जोड़ देते हैं 7 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना था? 3 था। अब आप मुझे बताओ रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 1। तो 1 लेमन जूस बराबर 3 के, तो 7 लेमन जूस बराबर कितना हो जाएगा? 21 के। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 21 km/h होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को भी समझ गए होंगे अच्छे से, है ना? और इसका एक प्रॉपर नोट्स मेरे भाई बनाते चलिएगा, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमने यहाँ से कुछ सीखा है, आपको लगता है कि नहीं हमने यहाँ से कुछ बेनिफिट पाया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर शेयर करिएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ में उनका भी भला हो सकेगा। ये एक फ़ायदा है। धन्यवाद सर, ये एक फ़ायदा है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी है, लड़कों की संख्या से आधी है। यदि रसीम एक लड़की है जिसकी रैंक ऊपर से 15वीं है। ओह माय गॉड, ये तो रीजनिंग लग गया यार, रीजनिंग लग गया मेरे भाई, सॉरी। पर कोई बात नहीं, अब आ गया है तो कर देते। आज पढ़ाते तुम लोगों को रीजनिंग। जल्दी से करो, थोड़ा सा हम चाय पी लें। चलो आज पढ़ाते हैं तुम लोगों को रीजनिंग। हाँ देखो, हम भी रीजनिंग के जादूगर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। आइए देखते हैं। ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो गलती से ये स्लाइड लग गया रीजनिंग का। फिर भी आइए देखिए करते हैं। टोटल कितने भाई? 48। अगर टोटल स्टूडेंट 48 है, लड़कों की संख्या से आधी है। अब एक बात बताओ, गर्ल्स जो है बॉयज के आधी है, मतलब ये 2 होंगे तो ये 1 होंगी,
टोटल कितना 3। अब ये बता दो कि 3 की एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा था 48, तो 1 की वैल्यू कितना 16 और 1 की वैल्यू 16, तो गर्ल्स इसमें टोटल कितना होंगे 16 और बॉयज कितने होंगे 32 32। अगर इस 48 में मैं आपसे पूछूं कि गर्ल्स कितने होंगे तो आप क्या बोलोगे, गर्ल्स 16 और बॉयज कितने होंगे तो आप क्या बोलोगे 32। ठीक है। अब ऐसा बोला गया कि यदि रसीम एक लड़की है जिसकी रैंक ऊपर से 15वीं है, आओ तुम्हें हम कराते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो यहां पे हमने इसके रैंक बना दिया भाई, ये मान लो ये नीचे वाला भाग है ना, और ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला है, ऊपर जैसे ये पेन है तो ये ऊपर से इसका रैंक अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला, मैंने इसको ऐसे बना दिया क्योंकि जगह कम था। ठीक है, तो ये ऊपर है। अब रसीम जो है एक लड़की है जिसकी रैंक ऊपर से 15वीं है। यहां से अगर रसीम की रैंक 15वीं है, इसका मतलब ये है अगर 15वीं है तो इसका मतलब ये कि इससे पहले जो है टोटल कितने 14 लोग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो। ओके, अगर इससे पहले 14 होंगे। अच्छा एक बात बताइए, टोटल अगर 48 है तो एक बात क्लियर है कि अगर ऊपर से इसका 15वीं रैंक है तो नीचे से इसका कितना रैंक होगा बताओ। अगर टोटल इसमें 48 है तो मेरे भाई इससे पहले, अब यहां से इधर कुल 15 लोग हैं, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जो यहां से यहां तक टोटल लोग होंगे वो कितने होंगे 33, क्योंकि टोटल कितने थे 48। अब मैं आपसे पूछूं कि रसीम का ऊपर से कौन सा रैंक है तो आप बोलोगे 15वीं, लेकिन नीचे से कौन सा रैंक होगा भाई, तो इधर इससे पहले टोटल 33 लोग हैं, तो इसका मतलब ये कि नीचे से जो इसकी रैंक होगी वो क्या होगी 34वीं 34वीं होगी, है ना। अब आपसे ये बोला ये गया कि रसीम एक लड़की है जिसकी रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कियों की रैंक रसीम से बेहतर है। 5 लड़कियों की रैंक रसीम से बेहतर का मतलब समझ रहे हैं, उसका मार्क्स ज्यादा होगा। अगर मार्क्स वाइज रैंकिंग किया गया होगा या वेट वाइज रैंकिंग किया गया होगा या वे एज वाइज जैसे भी किया गया होगा, बेहतर का मतलब कि उन लोगों का ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताओ कि रसीम एक खुद लड़की है और ऐसा बोला गया कि इससे बेहतर 5 लड़कियां हैं, तो मेरे भाई अगर बेहतर होंगी तो कहीं ना कहीं ऊपर के ग्राफ में जाएंगी, बोलो हाँ या ना। अगर 5 लड़कियां यहाँ पे हैं, 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स, तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 गर्ल्स अगर, एक मिनट थोड़ा सा ना, ये थोड़ा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार इसको क्लियर लिख दो। ठीक है, अगर 5 गर्ल्स इधर हैं और टोटल यहाँ से यहाँ तक के बीच में टोटल कितने थे 14, तो इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि 9 जो होंगे वो क्या होंगे बॉयज होंगे। अब क्या बोला गया, बेहतर है, तो रसीम की रैंक कितने लड़कों से बेहतर होगा। रसीम की जो रैंक है ये बताना था कि कितने लड़कों से बेहतर होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं रसीम जो है यहाँ पे है, अगर नीचे से देखूं तो 34वीं उसकी रैंक है, नीचे से अगर देखा जाए 34वीं इसकी रैंक है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपको एक ग्राफ यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि टोटल 4 लोग हो गए, टोटल 4 लोग, ठीक है ना। अब टोटल 4 लोग में यहाँ अगर मान लीजिए बॉयज़ से शुरुआत करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, मतलब इस केस में ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर इससे पहले मतलब टोटल 33 लोग हैं तो इसकी नीचे से 34वीं रैंक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उसने बोला कि रसीम की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, तो आप मुझे ये बताओ कि इधर अगर देखा जाए टोटल लड़के इसमें कितने थे 32, टोटल लड़के कितने थे 32 थे। अब अगर मैं 32 में भाई अगर मैं माइनस कर दूं इस 9 को, ठीक है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गया कि 14 में से 5 लड़कियां हैं तो 9 लड़के इसके ऊपर होंगे। अगर इस 32 में मैं माइनस कर दूं 9 को, तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, 12 में से 9 गया 3 और ये 1 इधर चला गया तो बचा कितना 2। तो आप यही पाएंगे ना कि अगर इधर 9 लड़के हैं तो कहीं ना कहीं इसके मतलब
पीछे कितने लड़के होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके पीछे 23 लड़के होंगे, क्योंकि टोटल जो लड़के थे और लड़कों की संख्या 32 थी। टोटल लड़कों की संख्या कितनी थी? 32 थी। तो आपसे पूछा क्या गया कि रसीम की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, तो आप कह सकते हो कि रसीम की रैंक जो है वो 23 लड़कों से बेहतर है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको फोकस नहीं करना, ठीक है ना, इस पे कोई काम की बात नहीं थी। मुझे लगा कि इस पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बराबर बराबर की कोई बात नहीं थी, और बराबर बराबर की वैसे भी हमें कोई बात नहीं थी। जब ये क्लियर हो गया था कि इधर 14 लोग हैं जिसमें से 5 लड़कियां हैं, तो 9 ही लड़के होंगे, तो इसके पहले कितने टोटल लोग होंगे ये देख लेना था। तो इसके पहले जो टोटल लोग होंगे, टोटल अगर 32 लड़के हैं जिसमें से 9 इधर हैं, तो माइनस कर देंगे, फाइनल उसका ये टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और रैंकिंग के जो क्वेश्चन मैंने समझाया ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखो रीजनिंग हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हाँ एसएससी के लिए, बैंकिंग के मतलब एसएससी के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब के लिए तो रीजनिंग हम बढ़िया जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दी अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट लगाओ। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाइए जल्दी से। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होना चाहिए जल्दी से। हमारे रीजनिंग गुरु आशुतोष सर का आगमन हो चुका है। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे, जय श्री राम। आइए जल्दी से फटाफट। एक चतुर्भुज PQRS है, एक चतुर्भुज PQRS है। लो भैया चतुर्भुज PQRS बना दिया, PQRS बना दिया, PQRS बना दिया। अब इसमें एक कोण Q और S, Q और S जो है, Q और एंगल Q और एंगल S जो है ये बराबर किसके है? 150 डिग्री के, ठीक है। जबकि कोण P और R के माप जो है उसका अनुपात जो है एंगल P और एंगल R का जो रेशियो है वो कितना है भाई? तो ये रेशियो है 4:3। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको एंगल बताना था कौन सा? R, इसकी वैल्यू बताना था। ये बता दो कि अगर इन दोनों का सम 150 है, Q और S का, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा P और R का, वो कितना होगा भाई? तो 360 से आप माइनस कर लीजिए 150, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। रेशियो के अकॉर्डिंग तो भाई ये दोनों कितना है? 7 है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ले लो 0, 1, 2, 210। अब 7 बराबर है 210 के, तो 1 बराबर कितने के? 30 के, और 1 बराबर अगर 30 के है तो आपसे R पूछा गया, तो R कितना हो जाएगा? 30, 3, 90, 90 डिग्री के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जा करके घर पे, या घर से देख रहे हैं तो घर से आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है। अर्पिता ने 276 रुपये में 9 संतरे और 8 केले खरीदा। जल्दी से फटाफट। जब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है और केले की कीमत वही रहती है, तो 5 संतरे और 10 केले की जो कीमत है 210 हो जाती है। बताना यह था कि 3 संतरे और 4 केले की मूल कीमत क्या है। अब एक बात बताओ, अर्पिता जो है 9 संतरे, 9 ऑरेंज, ठीक है ना, 90 मत समझ लेना, 9 ऑरेंज है, 9 ऑरेंज और 8 बनानास, केला, ठीक है ना, टोटल 276 रुपये में खरीदा। अब ऐसा बोला गया है कि अगर संतरे की कीमत में 10% कमी कर दी जाए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, हमने ये मान लिया कि पहले जो संतरे की कीमत थी ना वो ही थी, ठीक है ना, मान लो। अब इसमें 10% कमी कर दोगे तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 10% का फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा? 1/10। मतलब प्रत्येक 10 पर 1 की कमी हो जाएगी, तो ये जो संतरे की कीमत है अब कितना रह जाएगी? 9/10। कोई दिक्कत है? ये 0 नहीं है, ये O है, ध्यान रखना। अब अगर एक संतरे इतने में है तो अभी कितने संतरे खरीद रही हो? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? प्लस 10 केले के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो केले ऐसे ही रहेगा, 10 बनानास, और टोटल पैसा इसने कितना लगाया? 210। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 से कितने बार में, 5 से कितने बार में कटेगा? 2, और 9/2 मतलब कितना? 4.5। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से आपको मिलेगा 4.5 ऑरेंज जो है और
10 बनानास कितने में? तो आप बोलोगे सर 210 में। कोई दिक्कत है? अब मेरे भाई एक बात बताओ, आपको यहाँ से ऑलरेडी पता था कि 9 ऑरेंज प्लस 8 बनाना ये आपको मिल रहा है 276 में। अब हमने क्या कर लिया, इसमें कुछ करना नहीं था, हमने ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से क्यों किया? ताकि ये इक्वल हो जाएगा। अब ये भी 9 ऑरेंज होगा, 9 ऑरेंज दोनों यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में से 8 माइनस करोगे कितना? 12। 12 बनाना इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 420। और 420 में ये माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144। ठीक है, तो बनाना की वैल्यू मतलब एक बनाना कितने में इसने खरीदा होगा? 12 में। अगर एक बनाना इसने 12 में खरीदा होगा तो आप यहाँ से निकाल लीजिए ऑरेंज की वैल्यू। अगर एक बनाना 12 में तो 8 बनाना कितने में? 96 में। ठीक है भाई, 96 में। अब ये 96 इस तरफ जाकर के माइनस होगा, ये 96 इस तरफ जाकर के माइनस होगा। यहाँ पे लिख दें क्या? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। 9 ऑरेंज प्लस ये ऑरेंज है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऑरेंज है, 90 नहीं है। ठीक है ना, ये ऑरेंज है। ठीक है, और ये 8 बनाना, एक बनाना 12 में तो 8 बराबर कितना? 96 बराबर कितना? 276। अब ये इस तरफ जाएगा तो 9 ऑरेंज जो होगा वो बराबर किसके होगा? तो भाई इधर से 76 और ये मतलब 180 बच जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि ऑरेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा? 20 के। अब एक ऑरेंज कितने के? 20 के। और एक और बनाना कितने के? 12 के। हमने निकाल लिया। अब 3 ऑरेंज खरीदेंगे कितना? 60 रुपये यहाँ से लगेगा। और 4 खरीदेंगे केला तो कितना लगेगा? 12 ये 72 12 1 मिनट, 4 केले की मूल्य कीमत क्या होगी? 4 ही है ना, 4 केले की मूल्य कीमत क्या होगी? तो 12 चौक 48। ठीक है, सही है, 12 चौक 48। अब आप मुझे बताओ कि दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 3 संतरे और 4 केले पे आपने कितना खर्च किया ये आपको पता चल जाएगा। कितना खर्च किया है आपने? 108। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 108 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। मेरे भाई जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, फटाफट करिएगा। एवरेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया मेरे भाई, किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। मतलब किसी एक क्लास के जो एवरेज अंक है ना वो कितना है आपका? 80। ठीक है, अब ऐसा बोला गया कि अगर इसमें से 5 विद्यार्थियों को निकाल दिया गया, किसी और क्लास में शिफ्ट कर दिया गया होगा या कुछ गलती किया उन्होंने तो उसको निकाल दिया गया। अब 5 निकाल दिया गया, निकालने के बाद अच्छा 5 निकाल दिया जाता है जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है। अच्छा, ये जो निकाले गए बच्चे हैं ना, इनका जो औसत अंक है वो 40 है, उस परीक्षा में औसत अंक 40 है। ठीक है, अब निकालने के बाद जो शेष बचते हैं उनका जो एवरेज है वो कितना हो जा रहा है? 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करने का तरीका क्या था? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका क्या था? डायरेक्ट मेथड यहाँ पे क्या लगाते हैं भाई? यहाँ पे आप ये देख लो, कि टोटल एवरेज कितना? 90। अब हो जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं? जितने जा रहे हैं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 1 मिनट। जितने जा रहे हैं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 5। तो इसका मतलब कि टोटल जो मार्क्स बनेगा वो कितना बन जाएगा? 450। क्लियर है बात? अब इसके बाद ये देख लेना था आपको कि जो गए हैं उनका एवरेज कितना है भाई? 40। अगर जो गए हैं उनका एवरेज 40 है तो गए कितने लोग? 5। तो इनका मार्क्स कितना आ जाएगा? 200। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 250। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 250। अब हमें बताना क्या था? इसके बाद बताना यह था कि बताओ परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। आपको पता है एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सम अपॉन में नंबर ऑफ, NUMBER, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है।
अब भाई हमें क्या चाहिए था, हमें संख्या चाहिए था, मतलब नंबर चाहिए था। तो अगर नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सम को डिवाइड कर दूंगा एवरेज से। ठीक है, सम को डिवाइड मैं कर दूंगा किससे, एवरेज से, तो एवरेज से। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सम है कितना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 250 है। एवरेज कितना है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। और एवरेज का डिफरेंस कितना है, एवरेज का डिफरेंस कितना, 10। भाई ये पहले 80 का एवरेज था, अब हो गया 90 का, तो एवरेज का डिफरेंस कितना, 10 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर बताओ क्या होगा, तो नंबर के लिए आप क्या करोगे, नंबर के लिए आप टोटल 250 जो डिफरेंस बन रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज के डिफरेंस है, तो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट तरीका था वो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, कुछ नहीं करना, जितने लोग गए हैं उनको न्यू एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अब जो गए हैं उनका टोटल मार्क्स निकाल लो, देख लिया। अब जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वही इनके एवरेज के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है बात। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक स्लाइड ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे स्लाइड में ऐड कर देता हूँ और ध्यान से देखिएगा। भाई हमने ये मान लिया कि टोटल पहले लोग थे, टोटल के, हमने ये मान लिया, इस बात को ध्यान से समझिएगा। टोटल कितने थे, के थे। भाई अगर इनका एवरेज बहुत ध्यान से समझना, एवरेज कितना था, 80 था, तो आप मुझे ये बताइए कि इसका सम कितना होगा, 80 इंटू के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अब इसमें से 5 निकाल दिए गए तो k - 5 हो जाएंगे। और न्यू एवरेज कितना है भाई, 90 है। तो अगर एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया सम आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये पुराने वाले सम से नया वाला सम जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 40 एवरेज मार्क्स के 5 व्यक्ति जो है वो चले गए हैं। तो इसका मतलब ये कि पुराना वाला जो सम होगा उसमें से 200 तो माइनस हो गया, तब ना ये बना होगा एवरेज, या यूँ कह लीजिए कि तब ये बना होगा टोटल सम। तो आप इसमें 200 क्या कर लें, माइनस कर लें, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 80k - 200, और इधर ये कितना होगा, 90k - 450। अब मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, इसको इस तरफ उठाओ तो ये कितना बनेगा, 90k - 80k। अब इधर इसको लेके आओगे तो 450 - 200। क्या हम यही चीज़ नहीं किए थे क्या हम यही चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट वाले में नहीं किए थे क्या भाई। 90 × 5 450, 40 × 5 200, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 250, और इसके एवरेज के डिफरेंस से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे भी तो लास्ट में रिजल्ट वही बन रहा है भाई। ये दोनों क्या था, ये ओल्ड एवरेज था, ये न्यू एवरेज, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे 450 और 200 के डिफरेंस। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितना आएगी, 10k, यहाँ से 10k, और इधर से कितना आ जाएगी, 250। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगा, क्या आपको 25 नहीं मिल जाएगा यहाँ से। समझ पा रहे हैं क्यों किया मैंने। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे भी नोट्स बना लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, फटाफट अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, है ना। सबसे पहले कोशिश आप ये करें, खुद से करने के प्रयास करें, तब जाकर के वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, और कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताएं। वीडियो में क्या और हमें करना चाहिए, क्या आपका सजेशन है, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी हम अपने तरफ से तो पूरा 100% दे ही रहे हैं, लेकिन आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी सजेशन है ना, तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर required to construct a wall 24 meter long, 8 meter height and 60 meter thick. If 10% of the wall is filled with
मोर्टर। हिंदी वाले भाई देख लेंगे, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार। ओ हो। ए भाई इधर देखना जरा, हिंदी वाले, हिंदी में ना थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ ये हिंदी में जानते हो कहाँ से इसने डिटेल दे रखा था, यहाँ से दे रखा था, मतलब यहाँ दीवार की डिटेल्स दे रखी थी, है ना। यहाँ पे इस ब्रिक्स का डिटेल्स उसने नहीं दिया है, ठीक है, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप लिख लीजिएगा प्रत्येक ईंट की माप, प्रत्येक ईंट की माप कितना है भाई, तो आप कह सकते हो 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक ईंट की माप जो है ना वो इतना 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 है। क्लियर बात। अब बताना ये था कि इससे हमें क्या करना है, इस प्रत्येक ईंट को क्या करना है, हमें एक दीवार बनाना था। कितना मीटर लंबा, 24 मीटर लंबा, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाना था। तो हमें बताना यह था कि आवश्यक ईंटों की संख्या क्या होगा, ये बताना था। यदि 10% जो भाग है उसका मोर्टार से भरा हुआ है, मोर्टार से भरा हुआ है। मोर्टार क्या होता है, शायद चूना होता है, ऐसा कुछ। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ओवरऑल आप ऐसे समझ लीजिए कि अपने पास एक दीवार बनाना था, दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दे रखी थी, उसमें दीवार में जो ईंट लगना था उस ईंट की, प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई यहाँ पे दे रखी है। बताना यह था कि अगर उस दीवार में 10%, मान लो सीमेंट गिट्टी बालू जो भी है ना, 10% किसी और चीज से भरा हुआ है, 90% दीवार में ईंट लगी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या क्या होगा, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर ले, सबसे पहले इस दीवार की वैल्यू निकालिए। भाई ये 24 मीटर, अच्छा ये बताइए ये 24 मीटर है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो एक काम करते हैं, 2400 इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में, 800 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये ऑलरेडी था ही। अब ये क्या आ गया, दीवार की कैपेसिटी। समझ आ रही है बातें, किसी को मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। L इंटू बी इंटू एच कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्यूबॉइड वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना था, L इंटू बी इंटू एच कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये तो दीवार की 100% कैपेसिटी आया होगा, पर 10% जो भाग है ना, 10% भाग में तो मतलब ईंट लगा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसका 90% भाग में ईंट लगा होगा, निकाल लिया। अब यहाँ पे ब्रिक्स जो ईंटों की संख्या बताना था कि कितना होगा। भाई प्रत्येक ईंट जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी है, तो लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 गुणे, ये ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर में तीनों पार्ट था, 12 गुणे 8। अब प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई इतना है, तो इसकी वॉल्यूम कितना होगा, प्रत्येक ईंट की वॉल्यूम कितना, L इंटू बी इंटू एच, हमने कर लिया। अब अगर प्रत्येक ईंट, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसकी वॉल्यूम इतनी है, तो इसमें कितने ईंट लगेंगे ये बात हमें नहीं पता, इसलिए हमने वाट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों हो जाएंगे क्या, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 से सीधे सीधे 2 जीरो कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, 24 से सीधे सीधे ये कट जाएगा 100 बार में, और ये 8 से कट जाएगा 100 बार में, और 6 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 2 से कटेगा कितने बार में, 50 बार में। तो वाट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 9 गुणे 5, 9 5 है 45, और 45 पे कितना मेरे भाई, 3 जीरो। तो 45 पर 3 जीरो, जल्दी से फटाफट कहीं देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 45 पर 3 जीरो, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं फटाफट। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा प्यारा सा है, अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलजबरा से क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, 6 अप्रैल 2021 पहले शिफ्ट का प्रश्न है ना। अब बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। अगर ये चीजें आपको डायरेक्ट रूप से ना समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट कराना चाहूँगा। जो भी मेरे भाई मेरे से पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, उनको तो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, एक बार जरूर देखिएगा, इधर फोकस करिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें और फिर डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए a प्लस बी
और a माइनस बी एक फ्रैक्शन है और इसके रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट उल्टा, a माइनस बी और a प्लस बी। समझ आ रही है बात है? रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा। रेसिप्रोकल ही बोलते हैं उल्टा को, हाँ रेसिप्रोकल ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हमारा भी इंग्लिश सही है ना। इसके जस्ट उल्टा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मतलब जो फ्रैक्शन यहाँ पे दे रखा था, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा लिया और इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। 2-3 केस यहाँ पे बनते हैं, या तो जोड़ करके बनता है या फिर a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, या तो घटा करके बनता है, जो कि आपका क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, ठीक है, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट पे बनता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। भाई मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कोई एक फ्रैक्शन दे रखी है और इसके जस्ट उल्टा आपने करके क्या कर दिया, दोनों फ्रैक्शन को जोड़ दिया, तो यहाँ से जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए माइनस के केस की बात करूँ तो माइनस के केस में क्या होता है, माइनस के केस में 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है भाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करोगे, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट होता है 1 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और जो भाई मेरे पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन आती है तो मैं एक सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। देखो जनरली अगर माइनस वाला ही सॉल्व कर देते, क्योंकि क्वेश्चन जो है माइनस वाले पे है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, a माइनस बी और यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी। क्लियर है बात? अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस से प्लस कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो a माइनस बी, a माइनस बी। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 4ab और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए स्क्रीन पे लगाते क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ये है, √7 माइनस 1 अपॉन √7 प्लस 1, ठीक है, माइनस √7 प्लस 1 अपॉन √7 माइनस 1 बराबर कितना है, a प्लस बी √7, ठीक है। तो बताना था कि इसमें a और b की जो वैल्यू होगी वो कौन सी पॉसिबल हो सकती है। देखो एक बात क्लियर है कि जब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे ना यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 4ab बनेगा, पर ये 4ab माइनस में बनेगा। अब पीछे वाले में इसमें आपको प्लस में दिख रहा था, पर यहाँ पे माइनस में क्यों बनेगा, तो इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ कि माइनस में क्यों बनेगा। ध्यान से देखिएगा, इधर थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक लाइन सॉल्व कर देते हैं। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √7 प्लस 1 और यहाँ पे √7 माइनस 1। सॉल्व पूरा नहीं करना, बस ध्यान से समझना। अब इससे ये कट जाएगा तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, याद है। और यहाँ पे पहले क्या मिल रहा था आपको, प्लस मिल रहा था। क्लियर है बात, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे प्लस था और नीचे में माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऊपर में माइनस दे दिया, नीचे में प्लस दे दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ना ये, अब इससे तो ये कट जाएगा, पहले माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे था ही, अब फिर इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √7 प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा बराबर a प्लस बी √7। बोलो हाँ या ना। भाई जहाँ से देख रहे हो वहाँ से हाँ या ना जरूर बोलते रहना। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे मेरे लाल, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 7, बी का स्क्वायर मतलब 1, ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इतना ब्रेक भी मुझे इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि आपको ये मुझे क्लियर करना था कि ये माइनस क्यों होगा, नहीं तो डायरेक्ट माइनस करके हो जाता, इतना करने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा कितना 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब √7, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर 7 बी स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा 8 प्लस का 2ab प्लस का 2ab, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√7, ठीक है ना। अब जब इसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, नीचे में कितना बन जाएगा, नीचे में बन जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब 7 और बी स्क्वायर मतलब 1, 7 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी रूट, एक मिनट पेन चेंज कर ले, ए प्लस b√7 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये -8 और ये प्लस का 8 खत्म हो जाएगा। अब ये जो माइनस है प्लस माइनस क्या बना देगा इसको माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में था, ये भी माइनस में, तो मेरे भाई यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस का यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा -2√7 इंटू 2√7 प्लस -2√7 कितना हो जाएगा -4√7, ठीक है, डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू a प्लस b√7, ठीक है। अब इसको 2 से 2 बार में काटोगे, 2 से 3 बार में, तो आपको यहाँ से फाइनल रिजल्ट कितना मिल जाएगा -2√7/3 इक्वल्स टू a प्लस b√7। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरे भाई, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि √7 यहाँ पे था, यहाँ पे b के साथ में √7 था, यहाँ पे √7 है। अगर मैं b की वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं b की वैल्यू सिर्फ ये ले लूँ -2/√3, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि b की जो वैल्यू होगी -2/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं b रख दूँ, इसके जगह पे b रख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा b√7, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इक्वेट करने का मतलब आप यहाँ से a और b की वैल्यू ऐसे तो इक्वेट करके निकालते हो, और अगर यहाँ पे a प्लस में है तो मैंने क्या कर लिया, a की वैल्यू 0 रख लिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं a की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँ और b की वैल्यू कितना -2/3 रख दूँ, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितना -2/3, ऑप्शन ए में दिख रहा था, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, ये भी आपके अलजबरा से ही है, और ये क्वेश्चन ज़रा जल्दी से फटाफट करो। ये जो क्वेश्चन है जल्दी से आप करिए, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। लल्ला जल्दी से फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट करो। अभी नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। देखो रिवर्स क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रिवर्स टाइप। कौन सा लगेगा? रिवर्स टाइप। याद आ रहा है? अब आप मुझे बताओ कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू गिवन है कितना? 6239। भाई देखो मैंने आपको पहले ही बताया ऑफलाइन के क्लास में, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से सबसे पहले हम पावर 2 निकालेंगे, और पावर 2 निकालने के लिए इससे बेहतर दुनिया में कोई तरीका बना ही नहीं है। जो यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है ना 6239, उसको एज इट इज उतार दो। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2,
और इसी पे एक टोपी पहना दो। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा 62 41 ऐड करेंगे तो, और 62 41 से किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 79 का। किसका बनेगा 79 का। क्लियर बात? अब फिर एक बार आप क्या करेंगे, स्क्वायर से आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखो x माइनस 1/x की वैल्यू भी निकालना संभव है। समझ आ रही है बातें? क्योंकि ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। क्लियर है बात? लेकिन हमें प्लस का निकालना है, इसलिए प्लस पे ही बात करेंगे। ठीक है ना? आइए देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि माइनस में वैल्यू बताओ तो माइनस भी निकाला जा सकता है। अब प्लस वाला पहले निकाल लो। अब आप मुझे बताओ प्लस के लिए जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, सेम एज इट इज यूज कर लीजिए। जो वैल्यू दिया उसको उतार लीजिए और प्लस में निकालना प्लस का दो और अपने से एक टोपी लगा दो इस पर। तो 79 प्लस 2 कितना होगा 81, और 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का। तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगा 9 होगा, और ऑप्शन 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था। क्लियर है बात? अब जो भी भाई मेरे ये जानना चाहते हैं कि सर अगर मान लो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितना 79 है और हमें x माइनस 1/x निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू गिवन है 79, अगर माइनस निकालना है तो माइनस का दो और टोपी लगा दीजिए। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा √77 हो जाएगा, और ये इस प्रश्न का उत्तर था। पर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि आपसे x प्लस 1/x पूछा था। क्लियर है बात? जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। और सुनो, आज के वीडियो में आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी लोग आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, और उसमें ये सारी चीज़ों को बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना है प्रैक्टिस, और किस किस चैप्टर पे ज़्यादा जोर देना है, और हम ओवरऑल पूरा ये आपको ये क्या बोलते हैं इसका सर्वेक्षण कर करके तब जा कर के हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना? तो हो सकता है कि वो वीडियो जल्दी आपको मिल जाए और आप उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप काम करिएगा उस पर 100%। अगर सफलता निश्चित में आपको लेना है, निश्चित रूप से सफलता लेना है, तो उस मूल मंत्र पे काम करना पड़ेगा। और जो मैं बोलूँ सिर्फ उतना प्रैक्टिस कर लेना, जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ सिर्फ उस पर काम कर लेना। यकीन मानो दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इस बात को लिख लेना। क्लियर है बात? और बहुत जल्द हम एसएससी सीजीएल के लिए भी अपना कोर्स लेकर के आ रहे हैं। और पता है कोर्स सबसे अच्छी चीज़ जानते हो क्या है, कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोर्स जो होगा वो एकदम फ्री में होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। बस आप लोग सहयोग करिए, वही हमारा चार्ज है। बस इतने से बात समझिए। क्वेश्चन ये था कि एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 था। 2:5 था। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया। मेरे भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि सी से क्या होता है। सी से क्या होता है 2πRh होता है, और टी से क्या होता है, टी से टोटल सरफेस एरिया एक बेलन का। तो आप कहोगे सर 2πRh + r, यही होता है। हाँ, जितने भी लोग देख पा रहे हैं देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये एक बेलन है भाई, मेरे बेलन का जो सी से होता है ये बाहर वाला भाग होता है, ठीक है ना, जो 2πRh होता है। और इसमें टोटल सरफेस, टी का मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसमें ये बेस और टॉप दोनों जुड़ जाता है। ये बेस और ये टॉप की एरिया भी जुड़ जाता है। तो बेस में ये क्या हो जाएगा πr², और ये भी क्या हो जाएगा πr²। जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है ना। तो इसमें 2πr² जोड़ोगे तो भाई 2πr कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या h+r। अब इनके बीच का रेशियो दिया हुआ था 2πRh/2πRh+r, ठीक है। इसका रेशियो गिवन था, कितना रेशियो था, इसका रेशियो 2:5 था। अब इससे ये कट जाएगा 2πr से 2πr, तो h बराबर कितना आ जाएगा 2। और अगर h की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी h की वैल्यू 2 होगा, तो फिर उस केस में r बराबर कितना होगा 3 होगा। और h और r में अगर रेशियो आपसे पूछा गया तो h और r में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 2:3 बनेगा। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। और
नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, बस थैंक यू के रूप में आपको अगला स्लाइड मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगला जो क्वेश्चन होगा हम पार्ट 7 में लेकर के आएंगे। और मेरे भाई एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत हिम्मत देता है। मैं एक नहीं कई बार बोल चुका हूँ। और हम आपसे पैसे के रूप में, हम कोर्स कोई मतलब पेड कोर्स नहीं चला रहे हैं, और हम आपसे कभी पैसा लेंगे भी नहीं। आप बस पैसे के रूप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे अंदर जो भूख है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की है, पैसे की नहीं है। और तब से लेकर के आज तक पिछले 8 साल के करियर में मैंने कभी भी पैसा नहीं देखा, है ना। तो मुझे लगता है कि आज भी हमें, हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के रूप में आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और बाकी मैं आपसे आज के सेशन में बस इतना ही आपसे विदा लेना चाहूँगा। और बाकी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा पार्ट 7 भी, और पार्ट 7, 8, 9, 10 सब कुछ आ रहा है। और आप सभी के लिए हम एसएससी सीजीएल, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस सीएचएसएल, उनके लिए भी हम मतलब बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन करा है। और हम आपको आपके सामने बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो भी। और पहले तो इस सीरीज़ को जो हम लेकर के निरंतर बढ़ रहे हैं आगे, आपके साथ बेहतर क्वेश्चन करा रहे हैं। और एक बात लिख करके ले लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो पेपर आपका होगा, मेरे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं स्लाइड्स में देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। 110% आप लिख करके ले लो कि इससे बाहर नहीं जाना है। बाकी लोगों को चिल्लाते रहने दो, जो अपना काम है बस सिर्फ और सिर्फ आया और पढ़ा करके निकल गया। और यकीन मानो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इट मीन्स कि इससे अलग लेवल के क्वेश्चन, इससे अलग हट के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उससे नहीं आना है। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट में, प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। बाबा टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।